नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में हमने 13 क्वेश्चंस हल किए थे। उसके सलूशन हमने देखे थे। जो पटवारी ग्रुप 2 वन रक्षक की जो पिछली एग्ज़ाम हुई है उसमें जो क्वेश्चंस इंग्लिश के आए हुए हैं, सामान्य अंग्रेजी के, उनको हमने हल किया। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों के आने की संभावना भी है और कैसे इनको हल कर सकते हैं ये भी आप देख लीजिए। देखिए 13 प्रश्न हमने हल किए थे। अब 14वां प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। Choose the option with the appropriate punctuation inserted in the given sentence। अभी सही पंक्चुएशन हमको लगाना है। पंक्चुएशन क्या होता है? विराम चिन्ह, कॉमा, फुल स्टॉप, है ना, मार्क ऑफ एक्सप्रेशन हम लगाते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सब विराम चिन्ह, पंक्चुएशन होते हैं। हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं, अंग्रेजी में पंक्चुएशन कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए, Did you understand why I was upset? Did you understand why I was upset? अब इसमें पंक्चुएशन मार्क यानी कहाँ पर कॉमा आएगा, स्टार आएगा, ये हमको यहाँ पर देखना है। अभी देखिए, Did you understand why I was upset? अभी ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है ना कि आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और पीछे वाई दिया हुआ है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक चीज़ हम और समझ लेते हैं कि जब इंटरोगेटिव क्वेश्चंस हो तो पीछे वाला सेंटेंस असर्टिव रहता है। जैसे ये दिया था डिड यू अंडरस्टैंड, ये इंटरोगेटिव हो गया। अब पीछे दिया हुआ है वाई आई वॉज अपसेट। एक्चुअल होना क्या चाहिए? होना चाहिए वाई वॉज आई अपसेट, क्योंकि ये हमको लगता है कि प्रश्न है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब पहला प्रश्न इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, तो पीछे जो सेंटेंस जुड़ा रहता है वो कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं होगा, वह असर्टिव ही रहेगा। सब्जेक्ट के पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगी। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी? सब्जेक्ट के पीछे ही आएगी। ये बात हमको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होगा कि डिड यू अंडरस्टैंड वाई वॉज आई अपसेट, नहीं, डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये बात भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस पर भी प्रश्न आ सकता है। अभी हमको देखिए ये सॉल्व करना है। देखिए अभी डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट। अब पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है कि कहाँ फुल स्टॉप की गलती है या कॉमा की गलती है या क्वेश्चन मार्क की गलती है। देखिए पहला दिया हुआ है डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट, दूसरा डिड यू अंडरस्टैंड वाई वॉज अपसेट, डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट और डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट। अब देखिए एक बात, ये जो दिया हुआ है डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट, ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक ही सेंटेंस है हो तो उसमें क्वेश्चन मार्क 2 बार नहीं लगेगा। और ये दो क्वेश्चन नहीं है क्योंकि वाई आई वॉज लिखा हुआ है। वाई वॉज आई होता तो वो क्वेश्चन लगता है, और एक्चुअली ये सेंटेंस ही पूरा है, सिंगल सेंटेंस है, डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट, तो ये वाला हमारा ऑप्शन कट जाता है। दूसरा डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट, ये भी नहीं बनेगा इन्हें, ठीक है, ये दोनों ही नहीं बनेंगे। तीसरा जो दिया हुआ है नंबर 2 का डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट, एक ये है, और नंबर 1 का दिया है डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट। अभी डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आखिरी में क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। तो ये पहले वाला में क्वेश्चन मार्क हमको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन मार्क हमें कहाँ दिख रहा है? डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट इसमें, और तीसरे वाले में और चौथे वाले में। अब तीसरा और चौथा वाला तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही गलत है, ठीक है, तो ये नहीं बन सकता। सिंपल सेंटेंस है डिड यू अंडरस्टैंड वाई वॉज अपसेट, इसके पीछे हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क, जैसा कि हमारा दूसरा वाला है डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट। क्या तुम्हें समझा कि मैं क्यों अपसेट हूँ? ठीक है, ऐसा। तो ये नंबर 2 का ही हमारा सही हो गया, क्योंकि उसमें क्वेश्चन मार्क पीछे दिया हुआ है। इस सेंटेंस 2 भागों में तोड़ने की हमको ज़रूरत नहीं है, वो एक ही सेंटेंस है, ठीक है। इसको हमने हल कर दिया। तो पंक्चुएशन की गलती यानी क्वेश्चन मार्क की गलती इसमें थी। अभी देखिए 15वां प्रश्न, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फॉर द गिवन सेंटेंस। अब करेक्ट फॉर्म चुनना है वर्ब का, ये इसको हम समझ सकते हो बहुत ईजी तरीके से। टेंस हमने सनराइज एकेडमी में पढ़ा है बहुत अच्छे से।
उस पर वीडियो भी है, हम वो भी आपको शेयर कर देंगे। अभी देखिए बहुत इजी ये सेंटेंस है, इसको आप इजीली कर सकते, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। देखिए क्या लिखा हुआ है प्रश्न, आई खालिस्तान दिया है, फिर बैक एंड फिर खालिस्तान दिया है, अ गोट चेजिंग मी। चेज का अर्थ होता है पीछा करना, चेज का अर्थ क्या होता है पीछा करना, और बैक यानी पीछे, और गोट यानी होता है बकरी। ठीक है दोस्तों, गोट यानी बकरी होता है। अब करेक्ट फॉर्म चुनना है हमको, ऑप्शन दिया हुआ है पहला लुक्स और सी। अब ये देखिए ये आई दिया हुआ है ना। अब ये यहाँ पर लुक्स दिया है, ये लुक दिया है, लुक्ड दिया है, लुकिंग दिया है। क्या क्या नहीं आ सकता ये पहले देख लीजिए, तो क्या क्या नहीं आ सकता है। तो आई के साथ में एम इज आर वॉज वेयर नहीं दिया है, तो ये आईएनजी नहीं आएगा, क्योंकि आई एम लुकिंग ऐसा होना चाहिए, अगर होगा भी तो ठीक है। तो ये आईएनजी यहाँ पर नहीं आएगा, होता तो आई एम सीइंग होता है होगा, हालांकि आई एम सीइंग भी नहीं होता है, आई सी होता है। तो एम इज आर नहीं दिया है, तो ये लुकिंग और सीइंग तो नहीं आएगा, एक पहली बार कट गई। दूसरी बात देखिए, पहले में दिया है फिर लुक्स और फिर सी दिया हुआ है। अब आई के साथ में वर्ब के शुद्ध रूप में एस या ई एस नहीं लगता, आई गो होता है, आई गोस नहीं होगा, ऐसे आई लुक होगा, आई लुक्स नहीं होगा, तो ये पहला ऑप्शन भी गलत हो गया है ना। अब बचा दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। अब देखिए दूसरे ऑप्शन में लुक, तो पहले में सही बैठता है लुक, वेरी गुड। लेकिन जैसे ही हम पीछे देखते हैं वर्ब सीन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो यहाँ पर होना था हैव, हैज़, हैड, विल हैव होना था, जो यहाँ पर नहीं है। और परफेक्ट टेंस में आता है थर्ड फॉर्म, या पैसिव में आता है ना, उसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो ये भी नहीं बैठता है। अब देखिए नंबर 3 का लुक्ड और सॉ, ये दोनों ही वर्ब पास्ट फॉर्म में दी है, जो बिल्कुल सही बैठती है। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे देखा, एंड सॉ, मैं पीछे मुड़ा और मैंने क्या देखा, आई सॉ अ गॉट चेजिंग मी, एक बकरी मेरा पीछा कर रही थी। ठीक है, एक बकरी को मैंने पीछा करते हुए देखा। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लुक्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म सॉ, ये यहाँ पर आता है। देखिए आईएनजी नहीं आएगा, लुक्स नहीं आएगा, लुक के बाद पीछे सीन थर्ड फॉर्म नहीं आएगा बिना परफेक्ट टेंस के या बिना पैसिव वॉइस के। तो दोनों ही फॉर्म यहाँ पे वर्ब के आना था V2, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म आना था, पास्ट फॉर्म आना था। आई लुक्ड बैक एंड सॉ अ गॉड चेजिंग मी। ठीक है दोस्तों, जब भी प्रश्न हल करना हो एग्जाम में तो पहले ये जरूर देखिएगा कि क्या क्या नहीं हो सकता, तो इजीली हम आंसर के करीब पहुंच जाते हैं, जैसे कि हम अभी पहुंच गए। 16वां क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट है। अगर वर्ब सिंगुलर है, जैसे नाउन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना, अगर नाउन या सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना। सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन, सब्जेक्ट अनेक वचन है तो वर्ब भी अनेक वचन में होना। इसे कहते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, दोनों पार्टी जो हैं वो किसी एक बात पर राजी होना चाहिए, ठीक है, उसको कहते हैं एग्रीमेंट, है ना। आप भी मान गए इस बात पर, हम भी मान गए, तो ये हो गया हमारा एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसी वर्ब रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए सेंटेंस क्या दिया है, देयर स्पेस, ये खालिस्तान दिया हुआ है, अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड अस। अब एक्टिविटीज जो दिया एकदम है ना, एक्टिविटी होती है, एक वचन में एक्टिविटी है, अन्य वचन में क्या है एक्टिविटीज। वेरी गुड, तो ये हमने देख लिया कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये क्या है, अनेक वचन में है, यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, एसपी बोलते हैं इसको। सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल। ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, एसपी बोलिए या फिर प्लूरल सब्जेक्ट बोलिए, यानी ठीक है, ऐसा ये भी हम उसको बोल सकते हैं। तो पहले हमने क्या ढूंढ लिया, हमने ये देख लिया कि हमारा सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। एक बात हम तय कर लीजिए, आप कैसे समझा, अगर यहाँ तो देयर लिखा हुआ है सर, तो कैसे मालूम आपको कि सब्जेक्ट जो है वो एक्टिविटीज़ है। देखिए देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, देयर आर गर्ल्स, देयर
के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में ही सब्जेक्ट होता है। ये देयर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं इसे। ये सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आता, ऐसा कोई अर्थ होता नहीं है ऐसे सेंटेंसेस में। तो ये देयर जो आया हुआ है ये सिर्फ किसके लिए आया है? सब्जेक्ट की खाना पूर्ति करने के लिए आया हुआ है। एक्चुअल सब्जेक्ट क्या होता है? जो देयर के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद ही एक्चुअल सब्जेक्ट होता है। देयर इज अ पेन, सब्जेक्ट क्या है? पेन। देयर नहीं, देयर आर 4 ट्रीज, तो सब्जेक्ट क्या है? 4 ट्रीज, सब्जेक्ट देयर नहीं है। तो ये हम समझ सकते हैं कि देयर के बाद में देयर हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, उसके बाद जो नाउन आती है वो क्या होती है? हमारा सब्जेक्ट होती है। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हमारा अनेकवचन में हो गया है ना। एक्टिविटीज़, अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है ना हो रही है हमारे आसपास, अराउंड अस। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हमारे पास में। अब ऑप्शन दिया हुआ है साथियों आर, इज, हैज़ बीन, वॉज। अब क्या क्या नहीं हो सकता? अब एक्टिविटी अनेकवचन में है, वर्ब आना चाहिए अनेकवचन की, या तो आर आएगा या तो हैव आएगा। अब देखिए ये वॉज है ना, या तो वर आएगा। ये वॉज सिंगुलर वर्ब है, ये कट गया। हैज़ बीन सिंगुलर वर्ब है, ये कट गया। ठीक है, इज सिंगुलर वर्ब है, ये कट गया। अब बचा क्या दोस्तों? आर। क्यों आर? क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी होना? प्लूरल। ये हो गया एग्रीमेंट है ना। सब्जेक्ट अनेक वचन में, वर्ब भी अनेक वचन में, तो बहुत सिंपल सेंटेंस है। और देयर जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, उसके बाद जो नाउन आती है वही हमारा सब्जेक्ट होता है एक्चुअल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो गया? देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड अस। वेरी गुड। जो जो नहीं था उसको हमने काट दिया, अपने आप हम उत्तर के पास में पहुंच गए। अब देखिए 17 नंबर का प्रश्न, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सही फॉर्म क्या है टेंस का? अब देखिए लुक एट दोज क्लाउड्स, उन बादलों की ओर देखो। वाह कितनी प्यारा सेंटेंस है ना, उन बादलों की ओर देखो। लुक एट दोज क्लाउड्स, इट फिर खालिस्तान दिया हुआ है, टू रेन है ना। उन बादलों की ओर देखो, ये बादल काले हो गए हैं है ना, बादल घने हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों सही टेंस का फॉर्म लगाना है। अब क्या देखिए, ये लिखा हुआ है गोइंग टू, ये लिखा हुआ इज गोइंग टू, फिर ये वॉज गोइंग टू और ये विल बी। अब इधर टू लगा हुआ है दोस्तों है ना, जब टू लगा हुआ है ऑलरेडी तो पक्की बात है ना कि 2 बार टू नहीं लगेगा। जैसे यहाँ ईट खालिस्तान फिर टू, और ये दिया है वॉज गोइंग टू है ना। और ये सेंटेंस पहली बार सेंटेंस प्रेजेंट में है, लुक एट दोज क्लाउड्स, इन बादलों की ओर देखो। तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट में, तो अगला भी टाइम होना चाहिए दोस्तों प्रेजेंट में होगा है ना। और वैसे भी ये 2 बार टू यहाँ पर नहीं आ सकता, और ये पास्ट में है तो ये वॉज गोइंग टू कट गया। ठीक है, अब क्या बचा? गोइंग टू। अब ये गोइंग टू क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ईट के साथ में क्या आना चाहिए? ईज आना चाहिए, तभी तो होगा वो कंटिन्यूअस टेंस। तो ये गोइंग टू भी नहीं आएगा, ये भी कट गया। अब बचा क्या? अब बचा इज गोइंग और बचा विल बी गोइंग है ना। अब दोस्तों दोनों में से क्या आएगा? अब एक बात समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस गोइंग टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ने वाला, ने वाला है या ने जा रहा है, ने वाला है या ने जा रहा है। जैसे ही इज गोइंग टू प्ले, वह खेलने जा रहा है। वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, हम एक नई कार खरीदने वाले हैं। ठीक है, गब्बर अब तो मरने वाले हो, गब्बर यू आर गोइंग टू डाई नाउ। ठीक है, तो जो निकट भविष्य है, निकट भविष्य को कौन दर्शाता है? निकट भविष्य, जब नियर फ्यूचर बोलते हैं जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नियर फ्यूचर। ठीक है ना, वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, हम एक नई कार खरीदने वाले हैं। ठीक है ना,
नाउ वी आर गोइंग टू एंजॉय द पार्टी, हम इस पार्टी में मजा लेने वाले हैं। तो नियर फ्यूचर के लिए हम क्या का उपयोग करते हैं, एनीज आर बस वी आर गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब नियर फ्यूचर के लिए जब आता है तो विल बी गोइंग टू तो आने से रहा, क्योंकि ही इज गोइंग टू प्ले, अब वो खेलने वाला या खेलने जा रहा है, ये बात है ना, यही हमको दर्शाती है कि अब ये काम होने वाला है। तो इन बादलों की ओर देखो, इन बादलों की ओर देखो, क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू रेन, अभी टू दिया हुआ है, इट इज गोइंग टू रेन, क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू रेन, टू ऑलरेडी दिया हुआ था, इज गोइंग लगाना है। लुक एट दोज क्लाउड्स, इट इज गोइंग टू रेन, इन बादलों की ओर देखो, लगता है कि बरसात होने वाली है। तो वॉज गोइंग टू नहीं आएगा क्योंकि दो बार टू नहीं आएगा और ये पास्ट में है। विल बी गोइंग तो होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि इज गोइंग टू ही फ्यूचर का सेंस दे देता है हमको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इज गोइंग टू, और ये तो होने से रहा है ना, गोइंग टू क्या आएगा, तो इज गोइंग टू। लुक एट द क्लाउड्स, लुक एट दोज क्लाउड्स, इट इज गोइंग टू रेन, इन बादलों की ओर देखो, है ना, बारिश होने वाली है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या नहीं हो सकता उसको हम काट देते हैं, तो इजीली हम यहाँ पहुँच जाते हैं कि क्या क्या उत्तर हमारे पास इजीली आ सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब ये प्रेपोजिशन हमको यहाँ लगाना है टू द गिवन सेंटेंस। अब प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन पता है आपको, संबंध दिखाती है, संबंध सूचक शब्द होते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है। द फैन इज ऑन द सीलिंग, पंखा जो है सीलिंग पर है। आरती इज सिटिंग बिटवीन रीना एंड वैशाली, आरती रीना और वैशाली के बीच में बैठी है। तो ये जो शब्द है ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। ये ऑन, अपॉन, ओवर, ये सब क्या दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं। अब देखिए, अब एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लगाना है। एप्रोप्रिएट यानी कि उचित, सही प्रेपोजिशन क्या लग सकती है, लग तो कुछ भी सकता है, लेकिन सही, उचित, एग्जैक्ट प्रेपोजिशन क्या लगेंगी, ये हमको चुनना रहता है। मतलब बोलने तो कुछ भी बोल सकते हैं हम, लेकिन हमको लगाना है सही, एप्रोप्रिएट लगाना है प्रेपोजिशन। देखिए, द फैन पे खालिस्तान दिया हुआ है। माई हेड इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, अब मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पर भी एक पंखा मेरे सिर के ऊपर है। और देखिए यही सेंटेंस एग्जाम में आया हुआ है, और ये सेंटेंस बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आप अगर पिछले एग्जाम देखेंगे तो ये सेंटेंस आया हुआ है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं अबो और ओवर, मुझे भी कंफ्यूजन पहले हुआ करता था, फिर उसकी मैंने स्टडी की, पढ़ा, देखा, मैं टीचर से पूछा, तब समझा, तब ध्यान में आया कि एक्चुअल में इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो ये उत्तर भी हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। द फैन स्पेस माई हेड इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, पंखा मेरे सर के ऊपर है, बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, बिगड़ गया पंखा, है ना। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है अबाउट, अबाउट का अर्थ क्या होता है, के बारे में, ठीक है ना, ठीक है। ऑन यानी क्या होता है, पर। अब ऑन क्यों नहीं आएगा, ऑन वहाँ आता है जहाँ संपर्क हो। ऑन कहाँ पर आता है, जहाँ पर क्या हो, संपर्क हो। दोस्तों ये समझ लीजिए प्रश्नों को, ये बहुत बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन कहाँ आएगा, कि जहाँ पर संपर्क रहेगा वहाँ पर ऑन आएगा। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक का, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक का टेबल से संपर्क है, ठीक है। द बोर्ड इज, द ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड इज ऑन द वॉल, तो दीवार पर जहाँ संपर्क होता है वहाँ पर क्या दोस्तों, ऑन आता है। तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, एक बात तय हो गई। अबाउट नहीं आएगा कि के बारे में होता है। अब क्या बचा, अबो और ओवर। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें ओवर आना चाहिए, बहुत सारे कहते हैं कि इसमें अबो आएगा। अगर आप यूट्यूब पे भी जाएंगे, बहुत सारे वीडियो देखेंगे, तो आपको आधे लोग ये कहेंगे कि अधिकतर लोग यही कहेंगे कि ओवर आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अबो आएगा, लेकिन आएगा क्या एग्जैक्टली। अब हम ये कहते हैं कि ओवर कहाँ आता है, ओवर जहाँ आता है कि जहाँ संपर्क ना हो,
वहाँ पर ओवर आता है ना। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, मोमेंट होता है। जैसे कैसे, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी। तो एरोप्लेन जो है सिटी से गुजर के जा रहा है। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द लेक या ओवर द रिवर, पंछी जो है वो नदी से इस पार से उस पार जा रहा है, उसको क्रॉस करते हुए जा रहा है ना। अब ऐसे अर्थ में हम ओवर का यूज करते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पर द फैन खालिस्तान माई हेड इज मेकिंग टू मच नॉइज, पंखा जो मेरे सिर के ऊपर है। यहाँ पर इसी स्थिति में क्या आएगा, पंखा देखिए बिल्कुल हमारा एग्जिट हमारे सिर के ऊपर है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए अबो। क्या आएगा दोस्तों, अबो। अधिकतर लोग इसका उत्तर ओवर बता रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर ओवर नहीं आएगा। एग्जाम के नज़रिए से इस सेंटेंस का उत्तर क्या होना चाहिए, अबो। द फैन अबो माई हेड, पंखा जो मेरे छत के, मेरे सिर के ऊपर है, मेरे सर के ऊपर जो पंखा है वह बहुत नॉइज कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर फैन मेरे सिर के ऊपर है और कोई मेरा संपर्क भी उससे नहीं है, लेकिन ये जो एग्जैक्ट पोजीशन दिखाता है, जो मोमेंट नहीं है वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, अबो आएगा। ये सेंटेंस अगर एग्जाम में आपको आएगा तो आप अबो लगा के आइएगा, बिल्कुल भी आपका नंबर नहीं कटेगा। द फैन अबो माई हेड इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि प्रश्न के लिए मैंने बहुत सोचा, इसके बहुत सारे वीडियोस देखे, मैं टीचर से भी पूछा, तो उनसे बात की समझ में आएगा कि यहाँ पर अबो आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अबो लगाएगा। मैं भी पहले यहाँ समझ लगा ओवर आएगा, ये समझ में आया कि एग्जैक्ट हमारे सिर के ऊपर है फैन, उससे हमारा संपर्क भी नहीं है, और ऐसी जो पोजीशन होती है, ठीक है ना, हायर देन, हमसे वो ऊपर है, यानी ऐसा हायर पोजीशन के लिए क्या आता है वहाँ पर अबो आएगा। तो यहाँ पर अबो आएगा साथियों, बिल्कुल अबो लगा दीजिएगा। नंबर 19, चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स लगाना है, ए एंड द लगाना है। देखिए ये ऑप्शन दिए रहते हैं ना, इनको ही आप देख के समझ सकते हैं क्या क्या नहीं आएगा, तो अपने आप उत्तर मिल जाएगा। वी मेड खालिस्तान प्लान टू गो टू वॉच फिल्म ऑन सैटरडे। हमने क्या बनाया, हमने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि भैया हम एक पिक्चर देखेंगे। कब देखेंगे, सैटरडे को, ठीक है ना। आप देखिए क्या नहीं आएगा, ये पहला प्लान, ये पी, ये प है, व्यंजन है। दूसरा फिल्म, ये फ है ना। तो एन कब आएगा, जब हिंदी स्वर से उच्चारण आरंभ होगा। कैसे, हिंदी स्वर से, या फिर ऐसे कहिए कि वोवल साउंड से उच्चारण आरंभ होगा तो वहाँ पर एन आता है ना। स्पेलिंग में इंग्लिश का वावेल हो या ना हो, जैसे ये वर्ड लिखा रहता है ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ तो इंग्लिश का वावेल नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ए ई आई ओ यू दिखा तो वहाँ पर एन लगा दो, ऐसा नहीं है। ए ई आई ओ यू हो या ना हो, उसका साउंड होना चाहिए, वावल साउंड। या सिंपल समझ लीजिए कि हिंदी स्वर से अगर उच्चारण आरंभ हो रहा है तो वहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। इसको हम ओ पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते। अब ये भले ही यहाँ पे इंग्लिश का स्वर है ओ, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, वह, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा। तो एन कहाँ पर आता है, जहाँ पर हिंदी स्वर उच्चारण आरंभ होता है। एन ऑनेस्ट मैन होगा, अ 1 रुपये नोट होगा, ये अ आना चाहिए, अ 1 रुपये नोट। अब देखिए अगर एन वाला ऑप्शन है दोस्तों तो वो ऑप्शन काट दीजिए, क्योंकि प्लान इसको प से पढ़ते हैं, ये व्यंजन है ना, फ से फिल्म पढ़ते हैं। तो इन दोनों ही जो ये खालिस्तान दिए हुए हैं, यहाँ पर एन नहीं आएगा, तो एन वाला ऑप्शन अपन काट देते हैं। 10 सेकंड में तो हम उत्तर लिख सकते हैं। चलिए, तो एन वाला ऑप्शन चौथा है, काट दो। एन वाला ऑप्शन दूसरा है, काट दो। अब क्या बचा, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। वी मेड खालिस्तान प्लान टू वॉच खालिस्तान मूवी, खालिस्तान फिल्म सैटरडे। हमने एक प्लान बनाया सैटरडे को एक फिल्म देखने का, ऐसे बोलते ना, है ना। द प्लान कब आएगा, जब हम उसकी चर्चा कर चुके हो, है ना। द कब आता है, एक विषय परिस्थिति में आता है। दूसरा उस संज्ञा के पहले आएगा जिसकी आप पहले बात कर चुके हो। अगर ऐसा रहता कि वी मेड अ प्लान, वी मेड अ प्लान, है ना, यहाँ पहले खालिस्तान में आया था, फिर दोबारा वही नाउन आती,
ठीक है, वी मेड अ प्लान और फिर यहाँ जाता द प्लान इज राइट। हमने एक प्लान बनाया और वो प्लान सही है ना, द का अर्थ वो भी होता है, तो यहाँ पर आता। लेकिन आप देखिए पहली मर्तबा कोई नाउन आती है तो हम अब क्या लगाते हैं, आर्टिकल अ या एन, इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है ना, और जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, संपर्क नहीं है, जो हमारे से जिसका कोई लेना देना नहीं है ना, वहाँ पर भी आर्टिकल अ या एन आता है। लेकिन कोई नाउन से अगर हमारे संपर्क में हमसे संबंध होता है वहाँ पे द लगाते हैं। अब देखिए हमने एक योजना बनाई शनिवार को एक फिल्म देखने की, देखिए तो ये द वाला तो नहीं आएगा, ठीक है, पहली बार नाउन आई तो वहाँ पर अ या एन आना चाहिए, तो एन वाले भी कट गए, द वाला भी कट गया। हमने एक योजना बनाई शनिवार को एक फिल्म देखने की, वी मेड अ प्लान टू गो टू वॉच अ फिल्म ऑन सैटरडे, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है दोस्तों, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए लगा दो, कोई कह रहा है इसे लगा दो, पहले देखो कि क्या क्या नहीं हो सकता है ना, मैं कह रहा हूँ इसलिए मत लगाओ दोस्तों, है ना, क्या क्या नहीं हो सकता उसको हटा दो नियम के हिसाब से, और क्या हो सकता है तो ये हो सकता है, ये सही उत्तर बिल्कुल है, ठीक है। पहली बार नाउन आई तो वहाँ पे अ या ए नहीं आएगा, है ना, तो वी मेड अ प्लान टू गो टू वॉच अ फिल्म ऑन सैटरडे, ये तीनों ऑप्शन हमारे कट गए हैं। देखिए अब नंबर 20 नंबर का प्रश्न देखिए, 20 नंबर का, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। अब हमको यहाँ पर एरर ढूंढना है, ये सेंटेंस जो है सिंटेक्स का है। अ क्राउड ऑफ पीपल हैज गैदर्ड टू वॉचिंग द क्रिकेट मैच, लोगों की एक भीड़, हैज गैदर्ड इकट्ठा हुई, गैदर इकट्ठा होना होता है ना, टू वॉचिंग द क्रिकेट मैच। अभी इतना बेहतरीन सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस दिया है, इजीली अगर एक ही पहली नजर में हम इसको समझ सकते हैं ना कि एरर कौन से पार्ट में है। देखिए क्राउड भीड़ होता है, अ क्राउड ऑफ पीपल लोगों की एक भीड़, ठीक है, ऐसा। हैज गैदर्ड टू वॉचिंग द क्रिकेट मैच। अब एक बात बिल्कुल समझिए दोस्तों शांति से, है द क्रिकेट मैच, कोई गलती दिख रही है क्या आपको? नहीं, कोई गलती नहीं, ठीक है ना। अ क्राउड ऑफ पीपल बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है ना। अब पीपल हैज़ और गैदर टू वॉचिंग, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो पीपल दिया हुआ है, पीपल तो अनेक वचन में है, तो पीपल के साथ में तो क्या आना चाहिए सर? हैव आना चाहिए, और यहाँ पे हैज़ दे दिया है, तो बिल्कुल पहले वाले में ही गलती है, ऐसा नहीं है। पीपल के साथ में हैव आता है, आर आता है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन ज़रा देखो ऑफ के पहले क्या दिया हुआ है? क्राउड दिया हुआ है। क्राउड क्या है ये? क्राउड, हाँ, कलेक्टिव नाउन, वेरी गुड, है ना, भीड़। अ क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की एक भीड़, तो कितनी भीड़ है? एक है, सिंगल है। अ क्राउड ऑफ पीपल, इसको देखिए, पीपल मत देखिए, है ना। अ क्राउड ऑफ पीपल, ऑफ के पहले देखो तो क्या है? अ क्राउड ऑफ पीपल, तो उस हिसाब से लोगों की एक भीड़, तो हैज़ बिल्कुल सही है, हैज़ बिल्कुल सही है। तो ये हैज़ वाले पार्ट में गलती नहीं है ना, ये पार्ट भी सही है। बहुत लोग देख लेंगे पीपल के साथ में हैज़ नहीं आना था, हैव आना था, और इसी को गलत मान लेंगे। नहीं, पीपल हैज़ नहीं है, अ क्राउड ऑफ पीपल हैज़ है, तो अ तो सिंगल है, अ क्राउड ऑफ पीपल लोगों की एक भीड़, ठीक है दोस्तों, तो ये भी सही है ना, ये भी सही है, क्रिकेट मैच भी सही है। अब क्या गलती है समझेंगे कैसे? देखिए टू के बाद वर्ब का शुद्ध रूप प्योर फॉर्म आता है, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, क्या आई वॉन्ट टू गोइंग। शी वॉन्ट्स टू मीट मी, वो उससे मिलना था, शी वॉन्ट्स टू मीटिंग मी, हाँ, ठीक है। मिलॉर्ड आई वुड लाइक टू से समथिंग, क्या आई वुड लाइक टू सेइंग समथिंग। टू के बाद में वर्ब का क्या आता है? प्योर फॉर्म, शुद्ध रूप आता है दोस्तों, याद रखना, है ना। 97% टू के बाद में क्या आता है? वर्ब का शुद्ध रूप आता है ना। 2-3 बार वर्ब टू के बाद में शुद्ध रूप में आईएनजी आती है, वो कब आता है? जब अकस्टम्ड टू हो, तब आईएनजी आता है ना। व्हेन इट कम्स टू, जब ऐसा लिखा हो, व्हेन इट कम्स टू, तब टू के बाद में क्या आएगा? शुद्ध रूप में आईएनजी आएगा। लेकिन
एंड 97% तो बिल्कुल क्या आएगा, टू के बाद में वर्ब का शुद्ध रूप आएगा टू इन्फिनिटिव, इसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, टू इन्फिनिटिव। और इसका भी अर्थ समझ लीजिए, टू इन्फिनिटिव का अर्थ क्या होता है, जैसे टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया तो इसका अर्थ होता है ना या ने के लिए, ना या ने के लिए। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसका अर्थ होगा ना या ने के लिए। कैसे होगा ना या ने के लिए, देखिए, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। शी वॉन्ट्स टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहती है। आई वॉन्ट टू लिव, मैं जीना चाहती हूँ, ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। अब देखिए, और इसका अर्थ ने के लिए भी होता है, क्या होता है, ने के लिए, जैसे वी आर गोइंग टू प्ले, अब हम खेलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। शी इज कमिंग टू मीट मी, वो मुझसे मिलने के लिए आ रही है, ठीक है ना। दे आर गोइंग टू से समथिंग, अब वो कुछ कहने वाले या कहने जा रहे हैं, कहने के लिए। अब ने के लिए या फिर ना, है ना। विराट इज गोइंग टू प्ले, विराट खेलने के लिए जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो टू के बाद में वर्ब का शुद्ध रूप आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अ क्राउड ऑफ पीपल हैज़ गैदर्ड, अब ये भी सही है, ये भी सही है क्या, ये भी सही है क्या, तो ये सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब बचा ये नंबर 2 का, गैदर्ड, टू लिखा हुआ है, टू के बाद में क्या आना चाहिए, टू के बाद में वर्ब का शुद्ध रूप आना चाहिए, और यहाँ पर दिया क्या है, वॉचिंग। तो अ क्राउड ऑफ पीपल हैज़ गैदर्ड टू वॉच, क्या होना था यहाँ पर, वॉच होना था दोस्तों, क्या होना था, वॉच होना था, और वहाँ पर दिया क्या है, वॉचिंग। तो इसी पार्ट में गलती है, गैदर टू वॉचिंग नहीं होगा, गैदर टू वॉच होगा। ये कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है साथियों। अब देखिए आगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल के एग्जाम में, ये ग्रुप 2 का एग्जाम में भी आया हुआ है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स टू ऑपरेट फॉर ऑपरेट। अब देखिए, प्रीफिक्स यानी क्या होता है, प्रीफिक्स यानी होता है प्रत्यय, और सफिक्स यानी होता है उपसर्ग, ठीक है दोस्तों ना। क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स, पहले क्या आता है, जो आगे आता है वो प्रीफिक्स, जो पीछे आता है वो सफिक्स, है ना, या प्रीफिक्स बोला है, प्रीफिक्स बोला हुआ है, प्रीफिक्स। आप देखिए, जो वर्ड दिया हुआ है दोस्तों, इस वर्ड को समझ लीजिए, है ना। जो देखो, मैं आपको समझा इंग्लिश की, समझा इंग्लिश में, है ना। प्रीफिक्स, प्री यानी पहले, प्री यानी पहले। जैसे अब ये देखिए, नेचुरल, अननेचुरल, ठीक है, ऐसा ये लग गया आगे प्रीफिक्स, क्या लग गया आगे, प्रीफिक्स लग गया। मॉर्टल, इमॉर्टल, क्या लग गया, मॉर्टल, इमॉर्टल। ऑपरेशन, कॉपरेशन, ठीक है ना, सही हो, कॉपरेशन। तो कौन सा प्रीफिक्स है, जो शब्द आगे आता है जिससे हम नया शब्द बनाते हैं, ठीक है। बहुत बार ये ऑपोजिट वर्ड बनाने के काम में भी आता है, ठीक है। आप देखिए क्या है, शब्द ऑपरेट दिया हुआ है, तो ये है डी ऑपरेट, अनऑपरेट, मिस ऑपरेट। आप खुद ही बोल देंगे सर, ना डी ऑपरेट होता है, ना अनऑपरेट होता है, ना मिस ऑपरेट होता है तो क्या होता है, कोऑपरेट। तुम कोऑपरेट नहीं करते हमें, ठीक है ना, ऐसा कोऑपरेट करना चाहिए, है ना, कोऑपरेट करना है ना, समर्थन देना, सहयोग करना है ना, ठीक है ना, ऐसा कोऑपरेशन, है ना, कोऑपरेशन। कोऑपरेटिव बैंक होती है ना, सहकारी बैंक, है ना,
ऐसा, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, ठीक है, ऐसा, वो बहुत कोऑपरेटिंग है, वो सहयोग करते रहते हैं, ऐसा, तुम सहकार नहीं करते, हमको सहयोग नहीं करते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, ना डी कॉर्पोरेट होगा ना अनकॉर्पोरेट होगा, होगा तो होगा क्या, कॉर्पोरेट। क्या होगा, कॉर्पोरेट होगा। क्या बात, ठीक है, ये तो इजी प्रश्न था, है ना, हमको इजीली इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए आगे, आगे देखते हैं ना। अब देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है प्रश्न में? प्रश्न में दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रोग्रेसिव टेंस। क्या लगाना है हमको, प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे आप कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट एम इज आर आई एन जी, पास्ट वॉज वेयर आई एन जी, फ्यूचर विल बी शैल बी आई एन जी। कंटिन्यूस में क्या आता है, शुद्ध रूप में आई एन जी आएगा, प्रेजेंट में एम इज आर आई एन जी आएगा, पास्ट में वॉज वेयर फर्स्ट फॉर्म शुद्ध रूप में आई एन जी आएगा, और फ्यूचर में विल बी शैल बी फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आएगा दोस्तों, ठीक है। शी इज गोइंग, शी वॉज गोइंग, शी विल बी गोइंग। अब प्रोग्रेसिव टेंस लगाना है, अब कौन सा लगा उन्होंने हमको बोला नहीं है, तो हमको समझना है, ठीक है। अब देखिए, है ना, ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखिए, रियल एस्टेट प्राइजेस, ये रियल एस्टेट क्या होता है? अरे ये तो चल रहा है आजकल, लोग या तो सोना गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं, है ना, स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, या फिर लोग पैसा लगा रहे हैं रियल एस्टेट में। हम प्लॉट खरीदते ना, ज़मीन खरीदी, प्लॉट खरीदा, खेत खरीदा, फिर प्लॉट बेचा, हम ना अभी प्लॉट पे पैसा लगाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, उसको ना मकान खरीदते हैं, है ना, उसको बोलते हैं रियल एस्टेट। इसका स्पेलिंग ई से आता है, ठीक है ना, स्टेट नहीं एस्टेट, मतलब रियल एस्टेट का बिजनेस करते हो, ठीक है ना। अभी रियल एस्टेट प्राइजेस स्टीडीली, ये स्टीडीली क्या होता है? आपने कहावत सुनी होगी ना, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, जो धीमा चलता है लेकिन सतत चलता है। तो स्टीड यानी सतत, स्टीडीली यानी क्या हुआ, सतत रूप से, निरंतर रूप से, अनवरत रूप से, निरंतर रूप से, सतत रूप से को बोलते हैं स्टीडीली। तो रियल एस्टेट जमीन जायदाद की जो कीमतें हैं वो क्या हो रही है, निरंतर लगातार बढ़ रही है। अब देखिए दोस्तों, प्रोग्रेसिव टेंस का सिंपल सा नियम, प्रेजेंट में एम इज आर शुद्ध रूप में आईएनजी, पास्ट में रहता तो वॉज वर शुद्ध रूप में आईएनजी, और फ्यूचर में विल बी शैल बी शुद्ध रूप में आईएनजी, ये होना चाहिए। देखो यहाँ पर कहाँ दिख रहा है हमको ऐसा। अब राइजिंग तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा सर राइजिंग, क्योंकि इसके साथ में एम इज आर कुछ दिया है क्या, नहीं, बिल्कुल सही, तो ये कट गया। अब क्या बचा, अब आर राइजिंग, विल बी राइजिंग और इज राइजिंग, है ना। अब लगातार कीमतें बढ़ रही है, अभी बचा हुआ है इज राइजिंग, ये प्राइजेस है, प्राइस होता PRICE तो ईज आता एक वचन में, ये प्राइजेस है, ज़्यादा है तो आर आएगा, है ना, तो ये ईज वाला भी कट गया, ईज वाला भी कट गया। अब बचा क्या, विल बी राइजिंग और आर राइजिंग। अब देखिए, अब विल बी राइजिंग कि रियल एस्टेट की कीमतें लगातार बढ़ रही होगी, ये हमें कैसे मालूम भाई, हमें पता है कि अभी कोई आगे पे कोई सेंटेंस दिया है, कोई ऐसा वाक्य दिया है जिससे हमको समझ में आ रहा है फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कोई नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है, नेक्स्ट ईयर दिया है, ऐसा कोई शब्द दिया है जिससे फ्यूचर का वाक्य लगेगा ये, है ना, कि सर ये आर राइजिंग और विल बी राइजिंग, है ना। तो विल बी राइजिंग भी भैया कि यहाँ पर कोई फ्यूचर वाला सेंटेंस, कोई शब्द, है ना, कोई फ्रेज मेंशन नहीं कि सर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, है ना, नेक्स्ट कुछ अगली ऐसी बात करते तो समझ में आता, ठीक है। अब ऐसे कोई बात यहाँ पर नहीं की है ने, तो ये फ्यूचर विल बी राइजिंग तो नहीं आएगा, दो हमने पहले ही काट दिए, ये राइजिंग भी नहीं आएगा और इस राइजिंग भी नहीं आएगा, और फ्यूचर का कोई मेंशन नहीं किया है तो वहाँ पर विल बी राइजिंग भी नहीं आएगा। तो बचेगा तो क्या बचा, तो वहाँ पर आएगा आर राइजिंग, रियल एस्टेट प्राइसेस, आर क्यों, क्योंकि प्राइसेस आने के वचन में इसलिए, तो रियल एस्टेट प्राइसेस आर राइजिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, इन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से आप भी इसको कर सकते हैं। अब नंबर 23, फिल इन द ब्लैंक विद सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब
फॉर्म द गिवन ऑप्शन, वो आपका फॉर्म लगाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट बताओ मुझे, बताओ क्या होता है, मतलब बोल ही दिया है कि प्रेजेंट टेंस लगाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब का शुद्ध रूप। ही शी इट रहेगा तो उसमें क्या लगा देंगे, एस या ई एस, ये एस या ई एस आएगा कब, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे ही गोस और ये आई गो, ठीक है। ही शी इट रहता है तो शुद्ध रूप में ऐसे ही एस, ही गोस। आई वी यू दे, कोई नाउन अनेकवचन में रहे तो आई गो, वी गो, दे गो, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है तो बहुत सरल बात है। क्या करना है, किरण एंड सुमेरा कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। सिंटेक्स में भी हमने पढ़ाया है, जब 2 सिंगुलर नाउन जुड़ी हो काय से, एंड से, है ना, 2 सिंगुलर नाउन जुड़ी हो एंड से, जैसे आरती एंड रीना। अब आरती अकेली है, रीना अकेली है, लेकिन आरती और रीना जुड़ी कैसे है, एंड से। दो सिंगुलर नाउन, जब 2 सिंगुलर नाउन जुड़ी कैसे हो, एंड से, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब सिंपल सी बात है ना, ये आ गया हमारा किरण एंड सुमेरा, ठीक है, वैशाली एंड रीना, ठीक है, दीपाली एंड प्रिया, कोई भी आ सकता है ने, नीलेश एंड मोहन, ठीक है, आयुष एंड शुभम। अब 2 लोग हो गए। टू गेट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, किरण और सुमेरा को ऐसी आशा उम्मीद है कि वो पटवारी के एग्जाम में क्या लाएंगे, फर्स्ट क्लास लाएंगे, सबसे अच्छे नंबर लेकर आएंगे। अब देखिए होपिंग दिया है, होपिंग तो आएगा नहीं, क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला है और एम इज आर का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही बात है, तो ये होपिंग बिल्कुल नहीं आएगा, आर होपिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि बात ही चल रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ये तो कंटिन्यूस में आता है आएंगे तो। अब बचा होप्स और होप, अगर किरण रहती तो होप्स लगा देते, बिल्कुल सही, सुमेरा भी रहती तो हम होप्स लगा देते हैं, है ना, क्योंकि ही शी इट के साथ शुद्ध रूप में क्या लगाते हैं, शुद्ध रूप में ऐसे यस लगाते हैं। अब किरण रहती है तो होप्स बिल्कुल सही होता, सुमेरा होती तो बिल्कुल सही होता। अब किरण एंड सुमेरा जब 2 सिंगल नाउन जुड़ी कैसे एंड से, तो ये हो गया ज़्यादा, अनेक वचन हो गया इन्हें, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे ही शी इट सिंगल नाउन के साथ में एस या ई एस, और आई वी यू दे ज़्यादा रहेगा तो वर्ब का शुद्ध रूप, तो किरण एंड सुमेरा, तो होप्स भी कट गया, तो क्या है भैया, होप। बस वी गो टू स्कूल और ही गोज टू, समझ जाइए, किरण गोज टू स्कूल बिल्कुल सही, सुमेरा गोज टू स्कूल भी सही हो गया, लेकिन वी गोज टू होगा क्या, नहीं, वी गो टू होगा। तो ज़्यादा के साथ में क्या आता है, शुद्ध रूप आएगा, तो किरण सुमेरा कितने, 2 हो गए, वेरी गुड। तो ये हमारा क्या उत्तर क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, होप उत्तर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इन्हें ये हमारा उत्तर क्या आ गया, होप आ गया, ठीक है दोस्तों। अब ये 23 प्रश्न हमने कर लिए हैं, अब नंबर 23 और ये 25 भी हम कर लेते हैं, और उम्मीद है कि हाँ ऐसे प्रश्न आपको आएंगे। अभी कुछ इडियम्स और फ्रेजेस पे प्रश्न आ रहे हैं और सुनने में से प्रश्न आ रहे हैं, उन पर भी मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों, और जो एग्जाम में आए वो बिल्कुल एग्जाम में आएंगे, ऐसे इडियम फ्रेजेस हम आपको पढ़ाने वाले हैं। हमारे सनराइज एकेडमी बुरहानपुर और हमारे चैनल कमलेश की इंग्लिश, ये आपको कैसे एग्जाम में अच्छे नंबर आए इसके लिए मेहनत करता रहता है ना। सनराइज एकेडमी बुरहानपुर काफ़ी मेहनत कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए यहाँ की पूरी टीम जो बिल्कुल लगी हुई है कि कैसे हम गवर्नमेंट जॉब पर जो है हमारे जो कैंडिडेट, हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आते हैं उनके लिए हम कैसे मेहनत करें और कैसे वो जॉब जो है हम उनके खाते में लेकर आए, है ना। हमारी मेहनत आपके लगन दोनों से मिलकर दोस्तों काम होता है। अब देखिए प्रश्न देख लीजिए, क्या प्रश्न दिया हुआ है। देखिए हमारे सचिन सर, रितेश सर, विक्की सर है ना, ये सभी लोग जो बिल्कुल हमारी जो पूरी टीम है ना, ये पूरी लगी हुई है आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है। अब फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट, देखो प्रीफिक्स लगाना है, जो आगे लगता है प्रीफिक्स, है ना, ऐसा। और क्या होता है प्रत्यय, है ना, सफिक्स, वो क्या लगता है पीछे, तो प्रीफिक्स यानी उपसर्ग जो आगे लग जाएगा। और
सफिक्स यानी प्रत्यय पीछे लगता है, तो पीछे लगता है वो सफिक्स, तो आगे लगेगा वो प्रीफिक्स, प्री यानी आगे। ठीक है, आई फेल्ट है ना, देखिए मेरे से बोलने में हिंदी में गलत हो सकती है ना, आप समझ लीजिए ना अगर मैंने गलत बोला होगा तो। प्रीफिक्स जो आगे लगता है ऐसे है ना, आवश्यक अनआवश्यक जो अन लग गया आगे ये हो गया प्रीफिक्स, और जो पीछे लगता है वो क्या हो गया सफिक्स। क्या हो गया वो सफिक्स हो गया, जो पीछे लगेगा इन्हें। जैसे करेक्ट, करेक्टनेस, ठीक है ऐसा। केयरलेस, केयरलेसनेस, ये नेस पीछे लग गया इन्हें। ठीक है दोस्तों, पीछे लगता है वो क्या हो गया सफिक्स, जो आगे लगता है वो हो गया प्रीफिक्स। देखिए इधर, आई फेल्ट खालिस्तान सिक्योर टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर एंड सो कॉल्ड द पुलिस। मैंने पुलिस को बुला लिया जब मुझे लगा, क्या लगा, सिक्योर वर्ड दिया हुआ है ना, जब मैंने किसी अजनबी, स्ट्रेंजर है ना अजनबी, तुम जाने पहचाने से लगते हो, अजनबी। ठीक है, अजनबी, स्ट्रेंजर यानी क्या होता है अजनबी होता है। ठीक, तो आई फेल्ट खालिस्तान सिक्योर टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर एंड सो कॉल्ड द पुलिस, इसने पुलिस को बुला लिया। अब देखिए क्या लगेगा सिक्योर के साथ में, आगे क्या लगेगा, कौन सा प्रीफिक्स लगेगा। देखिए एक वर्ड दिया हुआ है डी, डी सिक्योर होता है क्या, नहीं, कट गया। डी से सिक्योर होता है क्या, नहीं, ये भी कट गया। अब बचा इन और अन। अब देखिए दोस्तों, हम बोल चाल में बोल देते हैं क्या अनसिक्योर, है ना, हम बोल चाल में बोल देते हैं अनकरेक्ट, हम वो है ना, तो अनकरेक्ट नहीं होता है ना, वो होता है इनकरेक्ट। क्या होता है दोस्तों इनकरेक्ट, सही है ना करेक्ट, गलत है इनकरेक्ट। ठीक है ना, वैसे सिक्योर का अनसिक्योर नहीं होता, सिक्योर का क्या होता है दोस्तों इनसिक्योर। क्या होएगा यहाँ पर, सिक्योर का होता है इनसिक्योर। अब सिक्योर यानी क्या, सुरक्षित महसूस किया, और इनसिक्योर यानी असुरक्षित। सिक्योर से वर्ड बनाया सिक्योरिटी, सुरक्षा, इनसिक्योरिटी असुरक्षा, है ना। मुझे असुरक्षित इनसिक्योर महसूस हुआ अजनबी से बात करते हुए, तो मैंने पुलिस को बुला लिया। दोस्तों तो इनसिक्योर होता है, अनसिक्योर नहीं होता, ये शब्द ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है, अब दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, हम बिल्कुल सरल भाषा में बता देते हैं आपको। देखिए होती प्रॉपर नाउन, जैसे व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, मोहन, राजेश, बुरहानपुर, टेबल, है ना, ऐसा शहर है, सिटी है तो बुरहानपुर, इंदौर, ये क्या प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन है ना जो है, अब ये कॉमन नाउन है बॉय, उसको आपने जैसे बॉय ये कॉमन नाउन है, 1 मिनट में देखिए दोस्तों नाउन क्लियर कर देते हैं। ये बॉय क्या है कॉमन नाउन, इसको नाम दे दिया आपने राजेश या राज, ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, और अब ये बॉय कॉमन नाउन है, इसको आपने नाम दे दिया राज, ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन को कोई स्पेशल स्पेसिफिक प्रॉपर नाम दे देंगे तो हो जाता है। कॉमन नाउन को नाम दे दिया आपने, बन गया थी। कॉमन नाउन को अगर आपको नाम दे दिया तो बन गया प्रॉपर नाउन। जैसे सिटी, ये कॉमन नाउन है, आपने नाम दे दिया इंदौर या बुरहानपुर, तो ये क्या हो गया प्रॉपर नाउन हो गया। बुक, ये कॉमन नाउन है, आपने नाम दे दिया रामायण, तो रामायण क्या हो गई प्रॉपर नाउन हो गई। अब कॉमन नाउन को नाम दे दिया तो वो हो गई प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन को आप जब कलेक्ट कर देते हैं, एकत्रित कर देते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसका बनता है क्या कलेक्टिव नाउन। देखो दोस्तों, स्टूडेंट है, स्टूडेंट कॉमन नाउन, उसको एक नाम दे दिया आपने मोहन, तो मोहन ये हो गया प्रॉपर नाउन। और स्टूडेंट्स को आपने जमा कर लिया एक जगह, तो क्या बन जाती है, वो बन जाती है क्लास। तो क्लास क्या है कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन का संग्रह, कॉमन नाउन का संग्रह ही क्या है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। बहुत सिंपल भाषा में बता दिया आपको, हमारे टीचर्स लोगों ने हमको अच्छा पढ़ाया दोस्तों, हम आपको आगे पढ़ा देते हैं। देखिए अभी सैनिक, सोल्जर,
कॉमन नाउन है, उसका नाम क्या है? सूर्या द सोल्जर। तो सूर्या हमारे ना अल्लू अर्जुन, तो सूर्या उसका नाम है, तो ये हो गया सोल्जर कॉमन नाउन, सूर्या हो गया प्रॉपर नाउन। अभी सभी सोल्जर्स को आपने इकट्ठा कर लिया तो क्या बनती है? आर्मी। क्या बात है ना, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन आर्मी है हमारे इंडिया की, इंडियन आर्मी, भारतीय आर्मी, भारतीय सेना, है ना। अब देखिए दोस्तों, है ना, अब वैसे आपने टीचर को जमा कर लिया, वो बन गया स्टाफ। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट को इकट्ठा कर लिया, है ना, जैसे एमपी जो है वो जमा कर लिया, वो बन गया पार्लियामेंट, संसद बन गई, ठीक है। मेंबर जमा कर लिए घर के, बन गए फैमिली। तो कॉमन नाउन इकट्ठा कर लेते हैं आप, तो क्या बन जाती है? कलेक्टिव नाउन बन जाती है। सैनिक इकट्ठा कर लिए, आर्मी बन गई। स्टूडेंट्स इकट्ठा कर लिए, क्लास बन गए। टीचर्स स्टाफ, टीचर इकट्ठा कर लिए, स्टाफ बन गया। तो कॉमन नाउन इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रू, एम्प्लॉयज, स्टाफ, वर्कर्स। अब हमको लगाना है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन, है ना। अब देखिए दोस्तों, ये स्टाफ दिया है, वर्कर्स दिया है, एम्प्लॉयज दिया है, क्रू दिया है। अब टीचर्स को इकट्ठा कर लेते हैं आप, तो क्या बन जाते हैं? स्टाफ बन जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब वर्कर, ये वर्कर थोड़ी कल्पना है, वर्कर तो कॉमन नाउन है ना। ये एम्प्लॉयज भी क्या है? कॉमन नाउन दोस्तों। अब बचा क्या? क्रू और स्टाफ। अब बताओ क्या आएगा दोस्तों, है ना। अभी आपको ये वर्कर ज़्यादा देख के, एम्प्लॉय ज़्यादा देख के लगता है हम लगा देते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। अब लगाना है कलेक्टिव नाउन, इसलिए ये एम्प्लॉय भी कट गया और वर्कर्स भी कट गया। कोई भी समझ सकता है, स्टूडेंट वगैरह, यार ये वर्कर्स दिया हुआ, अनेकवचन में दिया है, यहाँ पे वर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, वर्कर्स ज़्यादा है तो वर आना चाहिए। अरे यार एम्प्लॉय ज़्यादा दिया हुआ है तो वर आएगा, ये दोनों शब्द इसमें आएंगे नहीं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन नहीं है। हमारे पास शब्द कलेक्टिव नाउन क्या है? क्रू और स्टाफ। स्टाफ उसको बोलते हैं, टीचर्स जो होते हैं उनको इकट्ठे जमा कर लेते हैं आप, जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, है ना, कंपनीज में ऑफिस में काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाफ बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब बचा क्या? क्रू और स्टाफ। तो स्टाफ तो जो ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं टीचर्स, उनको उनका स्टाफ होता है। अब ये क्रू क्या होता है? जो लोग शिप पर काम करते हैं, या प्लेन में काम करते हैं, या फिर हमारा जो एरोप्लेन डिपार्टमेंट है उसमें जो काम करते हैं, एरोप्लेन है जो शिप में काम करते हैं, तो शिप में काम करने वाले लोग या प्लेन, एरोप्लेन में काम करने वाले जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? उन एम्प्लॉय को बोलते हैं क्रू। याद रखना, अब इस क्रू भी कलेक्टिव नाउन है, स्टाफ कलेक्टिव नाउन, लेकिन हमने लगाया क्या? हमने यहाँ पर लगाया दोस्तों स्टाफ नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल में, ऑफिस में जो काम करते हैं कर्मचारी लोग, उनको स्टाफ बोलते हैं, ठीक है, नगर निगम का स्टाफ, स्कूल का स्टाफ। लेकिन जो लोग शिप पर, जहाज, समुद्री जहाज होते हैं उस पर जॉब करते हैं, या प्लेन, एरोप्लेन में जॉब करते हैं, उसको बोलते हैं क्रू। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? CREW, क्रू, है ना, ऐसा। द क्रू अबोर्ड द एयरक्राफ्ट वर वेरी फ्रेंडली। जो एयरक्राफ्ट पर, अब ये शब्द मुझे कैसे पता चला किस तरह यहाँ पे क्रू आएगा? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है एयरक्राफ्ट, साफ साफ लिखा हुआ है एयरक्राफ्ट, है ना। तो एयरक्राफ्ट में, है ना, एरोप्लेन में, शिप पर जो लोग काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रू बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? द क्रू आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है ना, ऐसा। अब क्रू ये अनेकवचन में रहता है हमेशा, इसलिए यहाँ पर वर भी आया हुआ है। द क्रू अबोर्ड द एयरक्राफ्ट वर वेरी फ्रेंडली। जो क्रू, जो कर्मचारी लोग जो थे, है ना, एरोप्लेन वाले, वो जो आए बैठे एयरक्राफ्ट के अंदर, वो बड़े ही फ्रेंडली थे, इन्हें बहुत ही दोस्ताना स्वभाव के थे। हेलो हाय, खाना पीना, चाय पानी सब चल रहा था, बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। तो ये 25 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं, बल्कि 13 कराए थे, और अभी हमने ये क्वेश्चन किए कितने बचे? हाँ, बाकी 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो ये 25 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। उस दिन हम 13 क्वेश्चन किए थे दोस्तों, अब हमने कर लिए हैं 12 क्वेश्चन, ठीक है। और साथ में तो कंसेप्ट वो भी समझ रहे हैं, हम सिर्फ हल नहीं कर रहे हैं, मैं से उत्तर नहीं बता रहा हूँ, आप और हम दोनों मिल के सॉल्व कर रहे हैं कि क्या क्या नहीं हो सकता, और फिर किस नियम के तहत कौन सा उत्तर सही होगा, इसके दोस्तों हम मिल के काम कर रहे हैं, और फिर हम उत्तर हम सही ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे कंसेप्ट भी हमारे इससे क्लियर हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे का जो 25 क्वेश्चन है उसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, और हम इडियम और फ्रेजेस पर भी वीडियो बना रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, पटवारी एग्जाम के लिए, और नाउन
जो सिनोनिम एंटोनिम्स उस पर हम प्रश्न आपके लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भेजिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और ऐसे प्रश्न अगर आपको आते हैं तो आप इजीली दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए, जिनके एग्जाम अभी होने वाली है, आज दोपहर में या कल एग्जाम होने वाली है, उन सभी को, जो आगे जिनके एग्जाम होंगे, सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है साथियों, धन्यवाद।